My dear students, good afternoon. Today I will teach you second chapter of history. Chapter name is The Struggle for Independence of Indochina. बच्चों, आज हम आप लोगों को इतिहास का दूसरा चैप्टर द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडो चाइना के बारे में यानी उस पर डिस्कशन करेंगे यानी उसको पढ़ाएंगे। पहले तो हम ये जानेंगे इंडो चाइना किसे कहा जाता है और इस लेसन में इंडो चाइना का जो लेसन है इसमें इसी इंडो चाइना में ही एक देश है जिसका नाम वियतनाम है और उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको समझाने का प्रयास करें आप लोगों को कि वियतनाम कहाँ पे स्थित है। वियतनाम इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑन द इंडो चाइना पेनिनसुला इन साउथ ईस्ट एशिया। It is bordered by three countries: China in north, Laos in the northwest, Cambodia in the southwest, and South China Sea in the east. पहली चीज तो है कि पहले हम ये जान ले कि पेनिनसुला किसे कहा जाता है। जैसे मान लो ये इंडिया हो गई और ये चाइना और इसके बीच का जो ये भाग रहा यही जो हो जाएगा पेनिनसुला। अब इसी पेनिनसुला वाले पेनिनसुलर जो है एरिया में ही क्या है जो है इंडो चाइना कंट्री स्थित है। अब इंडो चाइना में ये जानेंगे कि कितने देश हैं। इंडो चाइना में जो है इट इज बॉर्डर्ड बाय थ्री कंट्रीज यानी जो वियतनाम है यह 3 देशों से बॉर्डर्ड किया गया है। इसके उत्तर में चीन है और उत्तर पश्चिम में लाओस कंट्री है और कंबोडिया जो है साउथ वेस्ट में है और साउथ चाइना सी जो है इसके ईस्ट में है। बच्चों पहले आप लोग ये मैप देख लीजिए, यह फिगर आपका इंडो चाइना का है। तो इंडो चाइना में पहले हम आप लोगों को बता दिए कि यह इसमें वियतनाम यानी टोटल इसमें वियतनाम है, लाओस है और कंबोडिया है यानी कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को मिला करके इंडो चाइना बना हुआ है। अब यहाँ पे वियतनाम कहाँ पे है, लाओस कहाँ पे है, कंबोडिया कहाँ पे है। जैसा कि हम आप लोगों को बता दिए कि ये वाला एक वियतनाम है और इसके पश्चिम में यानी इसके पश्चिम में यह लाओस है और इसके दक्षिण पश्चिम में यह कंबोडिया है और यही आपका ये वियतनाम है। अब वियतनाम को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। जो निचला साउथर्न में है यानी इसके दक्षिण भाग में अन्नाम है, बीच का टोनकिन है और ऊपर का है कोचीन चाइना का है। अब ये आप लोग जान लिए कि यानी 3 देशों को मिला करके इंडो चाइना बना है। यानी क्या कौन कौन सा देश है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इस लेसन में हम जो है इंडो चाइना के बारे में नहीं पढ़ेंगे बल्कि पढ़ेंगे केवल वियतनाम के बारे में कि वियतनाम कंट्री ने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कौन कौन सा संघर्ष किया यानी और वहां पे कौन कौन से विदेशी यानी जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पे अपना उपनिवेश बनाए थे। तो बच्चों देखो, वियतनाम इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑन द इंडो चाइना। वियतनाम सबसे पूर्वी देश है इंडो चाइना का, जैसा कि इस फिगर से आप लोगों को दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है। पेनिनसुला इन साउथ ईस्ट एशिया और यह दक्षिणी पूर्वी एशिया के प्रायद्वीप में है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 3 कंट्रीज, यह 3 देशों से बॉर्डर्ड है। बता दें आप लोगों को यानी लाओस है, कंबोडिया है, चाइना है और यहाँ पे क्या है साउथ ईस्ट चाइना सी है। अब इसके बाद जानेंगे कि फ्रेंच बिगन देयर कॉन्क्वेस्ट इन 1558
फ्रॉम द साउथ। बच्चों, जो वियतनाम कंट्री था, वह जो है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में राइस और रबर का उत्पादन होता था। दूसरी चीज कि चाइना कंट्री के द्वारा यूरोपीय देशों में सिल्क का व्यापार होता था, और यह जो सिल्क का व्यापार होता था वह 2 रूट के द्वारा वहां पे यूरोपीय कंट्रीज में जाता था। एक रूट था उसका मैरीटाइम, जो कि समुद्र मार्ग के द्वारा किया जाता है, सी के द्वारा किया जाता था, और दूसरा लैंड सिल्क रूट था, जो कि लैंड भूभाग से होकर के यूरोपीय देशों से व्यापार होता था। तो इस तरह से जब यह इन लोगों को, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यानी जो फ्रांस जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच कंट्री के लोग थे, जब यह मार्ग पा लिए यहाँ पे वियतनाम जाने का, तो उसी सिल्क रूट के द्वारा, जो सी के द्वारा जो यात्रा की जाती थी, जो रूट बना हुआ था, उसे मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता था, और जो लैंड सिल्क रूट था, यानी वह स्थल भाग के द्वारा वह जो है मार्ग बना हुआ था। तो इस तरह से दोनों तरीके से इन लोगों ने वियतनाम से जो है व्यापार करना शुरू कर दिया। जब फ्रांस के लोग, यानी जो फ्रेंच थे, सबसे पहले जो वियतनाम में आए, तो वहां पे व्यापार करने के लिए आए, और आने के बाद, और सबसे पहले कहाँ पे आए थे, 1558 में, और इन्होंने वियतनाम में कहाँ से एंट्री ली थी, एकदम बिल्कुल अन्नाम इसके साउथर्न मोस्ट, यानी जो दक्षिणी भाग था वियतनाम कंट्री का, और यहीं से इन लोगों ने एंट्री किया वियतनाम कंट्री में। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक टोंकिन और कोचिन चाइना जो था, इसमें भी अपना ये उपनिवेश जमा लिए। जब ये लोग आ गए यहाँ पे, तो इसके बाद जो है यहाँ पे क्या हुआ कि जो है लोगों के, जो चाइनीज थे, जो वियतनाम के लोग थे, वियतनाम में जो संस्कृति थी वह चाइनीज कल्चर थी, यानी पूरी तरह से वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ का जो कल्चर था, और वहाँ का यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज था, वह सब चाइनीज था, यानी पूरी तरह से चाइनीज ही वहाँ पे हावी रहा। तो जब ये लोग यहाँ पे आए, फ्रेंच कंट्री के लोग व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वियतनाम में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और यहाँ पे इन्होंने एक काम किया कि जब इन लोगों ने जाना कि यहाँ पे राइस का और रबर का उत्पादन, जो प्रोडक्शन होता है, वह बड़े पैमाने पर होता है, और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कैनल जो है बनाना शुरू कर दिया, और कैनल बनाया, और उस कैनल के द्वारा इरिगेशन का कार्य किया जाता, और जिसके कारण बड़े पैमाने पर राइस का उत्पादन हुआ और रबर का उत्पादन हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जब राइस और रबर का उत्पादन हो गया, तो उसको किस तरह से यूरोपियन कंट्री में ले जाया जाए या अदर कंट्री में, तो उसके लिए उन्होंने जो है एक तरह जो है रेल लाइन बिछाना शुरू किया वहां पे वियतनाम में, और इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा वहां पे प्रदान की। तो बच्चों, आप लोगों ने इतना जाना कि वियतनाम कहाँ पे स्थित है, किन किन देशों से बॉर्डर्ड है, घिरा हुआ है। आप लोगों ने जाना कि ईस्टर्न मोस्ट जो है यह कंट्री है, इसके बाद इसके पश्चिम नॉर्थ वेस्ट में लाओस है, इसके नॉर्थ में चाइना है, और इसके साउथ में कंबोडिया है, साउथ ईस्ट में। तो अब यह भी जान लिए आप लोग, यह भी जाने कि क्यों यूरोपियन कंट्रीज के लोगों का इंटरेस्ट, अट्रैक्शन इस कंट्री की तरफ हुआ, क्योंकि उन लोगों के लिए जो व्यापारिक मार्ग था, सिल्क रूट, जो चाइना और यूरोपियन कंट्री के बीच में जो व्यापार होता था, वह मार्ग इन लोगों को मिल गया बड़े आसानी से। सी के द्वारा जाते, सी रूट के द्वारा, जिसे मैरीटाइम कहा जाता था, और इसके द्वारा यह जो है यहाँ पे जो है व्यापार करने के लिए भी आए, क्योंकि जब ये चाइना जाते थे तो वह वियतनाम को टच करते हुए जाते थे, तो इसलिए आसान हो गया वियतनाम पहुंचना इन लोगों के लिए।
तो इस तरह से जो फ्रेंच थे यहाँ पे व्यापार करने के लिए आए। अब इतना आप लोग जान लिए। अब एक चीज और जानो कि वियतनाम के जो लोग थे, पीपुल थे, उन लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की भावना क्यों पनपी। जब उन्होंने जाना कि जो फ्रेंच है वह पूरी तरह से हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं अपनी कल्चर को, क्योंकि फ्रेंच ने एक काम और किया था बच्चों, भूल गए इस चीज को। उन लोगों ने एक काम किया कि वहां पे ईसाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उसको लेकर के आए थे, यानी वहां के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिए थे और ईसाई धर्म का प्रचार करना भी शुरू कर दिए थे। और इसलिए वियतनाम वासियों को ये लगा कि हमारी संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वह तो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है और वह पूरी तरह से वहाँ जो कल्चर थी वह चाइनीज थी। तो इस तरह से उन लोगों के अंदर जो था वह नेशनलिस्ट की भावना पनप उठी। अब बच्चों ये जानेंगे कि जो है, जैसा कि आप लोगों को बता दिए कि द मेन रीजन्स फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन वियतनाम, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? मिलिट्री एंड इकोनॉमिक डोमिनेशन ऑफ द फ्रेंच, यानी वहां पे पूरी तरह से मिलिट्री जो थी यानी सेना जो थी वह फ्रांसीसियों की थी, फ्रेंच की थी और पूरी तरह से ये लोग जो है अपना आधिपत्य प्रभुत्व जमा लिए थे जो इकोनॉमिक कंडीशन पर भी, यानी वहां से रॉ मटेरियल लेते थे और अपने देश बेचते थे और इस तरह से पूरी तरह से जो फ्रेंच थे वहां पे हावी हो गए थे। अब इसके बाद जानेंगे, इसको बता ही दिया आप लोगों को कि वियतनाम में चाइनीज कल्चर का पूरा बोलबाला था, यानी उसका इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। अब है कि कोलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम, जैसा कि आप लोगों को बता दिए कि वियतनाम में जो फ्रेंच थे वह सबसे पहले 1858 में आए और 1858 में आए थे और 1885 तक इन्होंने पूरा आधिपत्य जमा लिया था वियतनाम पर। तो इस तरह से जो है कोलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम का हुआ। और यहाँ पे है एक चीज और जानोगे आप लोग कि अगर कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेश बनाता है तो उसका कर्तव्य क्या बनता है कि वह उसके विकास के बारे में सोचे कि क्या करे। यहाँ है शुड कॉलोनीज बी डेवलप्ड, क्या कोई जो उपनिवेश हो उसे विकसित होने का अधिकार है, उसे विकसित होना चाहिए कि नहीं। जब फ्रेंच के लोग यहाँ पे वियतनाम में आए तो उन्होंने उस देश के प्रोग्रेस के बारे में भी, यानी डेवलपमेंट के बारे में भी सोचा कि किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट किया जाए और इस चीज को ध्यान में रख करके उन्होंने वहाँ पे स्कूल आदि खुलवाना शुरू किया कि जिससे वहाँ के जो वियतनाम के लोग बैकवर्ड हैं और अनएजुकेटेड है वह पूरी तरह से शिक्षित हो और जो है वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन उनमें आए, यानी पश्चिमी सभ्यता को वो अपनाए। और इस प्रकार से वहाँ पे उन्होंने उसको विकसित करने का तरीका भी सोचा कि किस तरह से विकसित किया जाए। लेकिन उसके विकास में कुछ चीजें अड़चन के यानी रुकावट के रूप में सामने आई।